गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। मैं बिल्कुल ठीक हूँ। आप लोग बताना आप लोग कैसे हो। आप लोग को एक बार फिर अगेन हैप्पी न्यू ईयर। भगवान करे आप लोग की सारी इच्छाएं, सारी मनोकामनाएं प्रभु पूरी करे। जो आपने जीवन में जिस लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए तत्पर हैं उसमें क्या हो, आपको उपलब्धियाँ मिलें। बस मैं इसी के साथ अपना चैप्टर स्टार्ट करना चाहती हूँ फ्रेंड। हैप्पी न्यू ईयर। ठीक है, चलिए, मैंने कल आपको बस इतना बताया था। कल जो है मैंने बस आपको इतनी सी बात बताई थी कि शरीर का टेम्परेचर, शरीर का सामान्य तापमान, यही कुछ चीज़ें बताई थी ना आपको हमने। शरीर का सामान्य तापमान कितना होता है, तो आप बताएंगे 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट। ठीक है, यही बताए थे, या 37 डिग्री सेल्सियस। मैम आपने यही बताया था कल, बस इतना ही चीज़ आप क्या की थी, बताई थी। फिर क्या बताई थी, अगर इस सामान्य तापमान से 1 डिग्री 1 फ़ारेनहाइट भी तापमान अधिक होता, तापमान शरीर का आगे लिखना चाहिए था लेकिन छूट गया। तापमान अधिक होता, सही है, होता शरीर का, तो क्या कहते, बुखार। ठीक है, बुखार, या शरीर का गर्म होना, या सामान्य ताप से ज़्यादा शरीर का गर्म होना। सामान्य तापमान क्या है, ये सामान्य तापमान से अधिक शरीर का गर्म होना कहलाता है बुखार। यही चीज़ें मैंने आपको कल बताई थी। इतनी सी बात देख लीजिए, यहाँ पे ऐसे कर देते, मोड़ देते कि शरीर का सामान्य तापमान कितना, 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट या 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस। अगर इसमें 1 फ़ारेनहाइट भी तापमान क्या होता है शरीर में अगर बढ़ता है तो उसे ही क्या कहते हैं, बुखार। या सामान्य तापमान से अधिक शरीर का गर्म होना क्या कहलाता है, तो आप कहेंगे मैम बुखार। कल इतनी चीज़ें बताई थी। आगे इसके अब हम बढ़ते हैं। तापमान बढ़ रहा था, तो तापमान कैसे बढ़ता है, कारण। तो देखिए, हम आपको बच्चा कंफ्यूज नहीं करेंगे, आपको हम दिखा देते हैं कि देखिए बुक में लिखा हुआ है तापमान कैसे बढ़ता है। दिख रहे हैं बुक में, ये ऑथेंटिक बुक है, लिखा हुआ है, मैं पढ़ के पूरा सुना देती हूँ। मनुष्य के शरीर का तापमान 98.4 डिग्री फ़ारेनहाइट होता है जब तक मानव शरीर में ऊर्जा का उत्पादन तथा ऊर्जा की हानि में संतुलन बना रहता है। अर्थात मतलब जितनी ऊर्जा लिए, मतलब जितनी ऊर्जा आपने इनटेक किया उतनी ऊर्जा आपने क्या की, ख़त्म की, हानि की। तो उसका जब तक संतुलन बना रहेगा, शरीर में जितनी ऊर्जा उत्पन्न होती है उतनी ही खर्च हो जाती है, तो शरीर के तापमान में कोई अंतर नहीं आता है तथा सामान्य बना रहता है। लेकिन किन्हीं कारणवश, कारण क्या हो सकते हैं, तो कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो जाता है, जीवाणु हो सकता है, विषाणु हो सकता है, और क्या कहते हैं पैरासाइट्स हो सकते हैं, कोई स्पेसिफिक बीमारी हो सकती है, जैसे टीबी हो गया, एड्स हो गया। तो किसी भी कारणवश, ठीक है,
किसी भी कारणवश जब यह संतुलन बिगड़ जाता है और शरीर में ऊर्जा का तो उत्पादन होता है लेकिन ऊर्जा इतनी खर्च नहीं होती, तब शरीर का ताप बढ़ जाता है। समझे आप? यही चीज़ मैं कल आपको बता रही थी। जैसे संक्रामक रोग हो जाने पर, चोट लगने पर या किसी प्रकार के कीटाणुयुक्त बीमारी होने पर शरीर के स्वास्थ्य में गिरावट आ जाती है। शरीर में ऊर्जा का उत्पादन वैसे तो पूरे शरीर में होता है, लेकिन विशेष रूप से मांसपेशियों, जिगर जिसे लीवर कहते हैं, और अंतः ग्रंथियों में होता है। शरीर में ऊर्जा की हानि दो रूप में होती है। शरीर में ऊर्जा की हानि कितने रूप में? मैंने कल बताया था, ऊष्मा के रूप में और यांत्रिक ऊर्जा के रूप में। फिर यहाँ देखिए लिखा है, जब शरीर का तापमान सामान्य ताप से, मतलब जो ये है, से ज़्यादा हो जाता है तो शरीर गर्म होने लगती है। इसे क्या कहते हैं? बुखार कहते हैं। यह शरीर में उत्पन्न ऊर्जा तथा उत्सर्जन के बीच असंतुलन पैदा होने का कारण है। जो उत्पन्न ऊर्जा हो रही है और अगर उनका उत्सर्जन नहीं हो रहा है तो क्या हुआ? असंतुलन हो गया। मतलब जितनी उत्पन्न हो रही उतनी खर्च नहीं हुई, तो वही असंतुलन हो गया। इसी ठीक है, हो जाने के कारण होता है। यह किसी भी संक्रामक रोग का महत्वपूर्ण लक्षण है। क्या मतलब? बुखार आना या इनका इनबैलेंस होना। शरीर का तापमान बढ़ने पर शरीर में होने वाली समस्त उपापचयी क्रियाओं में परिवर्तन आ जाता है। किस क्रियाओं पे? उपापचय क्रियाओं पे। ठीक है, उपापचय क्रिया क्या होती है? जिसके अंतर्गत एनाबॉलिज्म और केटाबॉलिज्म दोनों आता, मतलब चीज़ों का निर्माण हो रहा है, फिर उनका शरीर द्वारा उनका क्या होना? उपयोग करना। ठीक है, यही एनाबॉलिज्म और क्या होता है? केटाबॉलिज्म होता है। इन्हीं दोनों का मिला रूप क्या होता है? तो आप कहेंगे क्या होता है? उपापचयन कहते हैं। ठीक है, जिसके फलस्वरूप आधारित चयापचय की दर बीएमआर बढ़ जाती है। इनकी क्रियाओं में अगर परिवर्तन आ जाता है, जो आपके जो एनाबॉलिज्म कैटाबॉलिज्म क्या है? मतलब कैटाबॉलिज्म की टूट रहा है, एनाबॉलिज्म में आप इंटेक कर रहे हैं, ऊर्जा ले रहे हैं और ऊर्जा खत्म हो रही है, ऊर्जा ले रहे हैं, ऊर्जा खत्म हो रही है। कहने का मतलब जो ये उपापचयी क्रिया होती है, ठीक है, यही क्रिया में क्या होता है? अगर इसमें क्या होता? परिवर्तन होता है तो आधारित चयापचय की दर बीएमआर बढ़ जाता है। कहने का मतलब अब तब शरीर का 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर आधारित चयापचय की दर बढ़ जाती है। अब आप समझे उपापचय मतलब? कहने का ये मतलब है कि आपने लिया और आपने उसका उपयोग किया, आपने लिया, आपने उसका उपयोग किया। अगर इसको एक शब्द में बोले तो क्या कहेंगे? उपापचय कहेंगे। अभी मैं आपको वो चीज़ भी दिखाती हूँ, क्योंकि आपके पास किसी भी प्रकार का किसी शब्द को लेके कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। कल मैंने बताया तो था, लेकिन जैसे सेटिस्फैक्शन नहीं लगा कि नहीं, पता नहीं बच्चे समझ पाए होंगे कि नहीं, क्योंकि आप लोग कमेंट करके बताते भी नहीं हो कि नहीं मैडम समझ आता है, तो इसलिए फिर थोड़ा मन में था कि पता नहीं उनको समझ आ रहा है कि नहीं। मैं कहीं आज फिर से थोड़ा सा क्लियर कर दूँगी। देखिए उपापचय क्या होता है? शरीर में देख रहे हैं यहाँ पे, देखिए उपापचयी क्रियाओं में क्या होता है? बैलेंस बिगड़ता है। जब उसमें बैलेंस बिगड़ता है तब जाके बीएमआर बढ़ता है। बीएमआर बढ़ता है, क्यों बढ़ता है? आपको बुखार हो चुका है, आपके शरीर का तापमान बढ़ चुका है, किसके कारण? असंतुलन के कारण। फिर उसका रिजल्ट क्या था? तो आपका बीएमआर बढ़ जाता है। कितना? 7%। बस इतनी सी बात है। उपापचय मेटाबॉलिज्म शरीर में भोज्य पदार्थों के टूटने तथा नए पदार्थों के निर्माण की प्रक्रिया को सम्मिलित रूप में क्या कहते हैं? चयापचय या मेटाबॉलिज्म उपापचय कहते हैं, चयापचय कहते हैं। ठीक है, आपने समझ लिया। वही शरीर को आप इंटेक कर रहे हैं, उसको तोड़ रहे हैं, खाद्य पदार्थों को ले रहे हैं, उससे नए पदार्थ का निर्माण, और जो बॉडी क्या कर रही है? उसको अपने ऊर्जा के रूप में क्या कर रही है? उसका उपयोग कर रही है, उसको मतलब वो फ्यूल है उनका। ठीक है, अब देखो इनकी दो क्रियाएं होती, एक क्या होती? अपचय जिसे कैटाबॉलिज्म कहते हैं, दूसरा उपचय जिसे एनाबॉलिज्म कहते हैं। तो अपचय का मतलब क्या होता है? भोज्य पदार्थों के टूटने और विभक्त होने की क्रिया, जिसके फलस्वरूप भोज्य पदार्थ अपने सबसे सरलतम रूप में टूट जाते हैं, उपचय कहलाते हैं। मतलब जैसे ग्लूकोज किस में टूट गया? कार्बोहाइड्रेट किस में टूट गया? ग्लूकोज में टूट गया। ग्लूकोज क्या हो? बॉडी अब्जॉर्ब कर ली, अवशोषित कर ली। आपका प्रोटीन किस में टूट गया? एमिनो एसिड में टूट गया, तो बॉडी एमिनो एसिड को क्या की? अवशोषित कर ली। आपकी बॉडी प्रोटीन का मतलब आपसे अंडा, दूध ये सब नहीं मांगती हो, आपकी बॉडी क्या मांगती है? एमिनो एसिड मांगती है, आपकी बॉडी ग्लूकोज मांगती है। उसके जो स्रोत है, इसलिए अब हम उनको खाते हैं, क्योंकि उसमें वो चीज़ें प्राप्त होती हैं। ठीक है, आपकी बॉडी फैट मांगती है, जो ग्लिसरॉल और ट्राइग्लिसराइड में क्या होता है? टूट जाता है। ठीक है, फैटी एसिड में वो टूट जाता है। उस सरलतम रूप आप लेते हैं, तो वही कह रहा, सबसे सरलतम रूप क्या होता है? कैटाबॉलिज्म कहते हैं। उपचय किसे कहते हैं? एनाबॉलिज्म। शरीर के निर्माणकारी क्रियाओं जैसे मांसपेशी तंतु का निर्माण, रक्त का बनना, ग्लाइकोजन का निर्माण, अस्थियों का निर्माण, दांतों का विकास आदि नए पदार्थों की बनने की प्रक्रिया को ही उपचय कहते हैं, एनाबॉलिज्म कहते हैं। मतलब आपने इंटेक किया, यूज़ किया, इंटेक किया, यूज़ किया। तो आप कहाँ यूज़ करते हैं? अगर विटामिन सी की कमी हो गई या
विटामिन डी या कैल्शियम का, दांत क्या होते हैं फ्लोरीन के अधिकता दांत में क्षय होने लगता है। ग्लाइकोजन का निर्माण कैसे होगा, जब आप ग्लूकोज लेंगे उसके अधिक होगा तो उसको क्या करें, लीवर अपने अंदर स्टोर करेगा, तो उसको भी तो फ्यूल चाहिए ना, उसको भी तो एनर्जी चाहिए ना। तो वही जो आपने इनटेक किया वो सबसे सरलतम रूप में टूटा, फिर उसको क्या हुआ, उपचय करने का मतलब इन निर्माणकारी क्रियाओं में इनका यूज कर लिया। किस काम में किया, तंतु के निर्माण में किया, रक्त बनने में किया, ग्लाइकोजन के निर्माण में किया, अस्थियों के निर्माण में, दांतों के, और बहुत सारी क्रियाएं उनको बनाने में जो बनाने की जो प्रक्रिया होती है वही क्या होता है, उपचय कहलाती है। समझ गए आप लोग यहाँ तक। इस प्रकार चयापचय या उपापचयन का अर्थ होता है अपचय तथा उपचय क्रियाओं का सम्मिलित, मतलब लिया और यूज किया, लिया और यूज किया, यही चीज इसमें कह रहा। और एक शब्द आप देख लीजिए, एक शब्द आपको मैं और दिखाना चाहती हूँ, मोड़ के रखा है मैंने। आधारी चयापचय दर बढ़ रही थी, यही बढ़ रही थी ना, क्या बढ़ रहा था, आधारी चयापचय दर। तो देख लीजिए आधारी चयापचय दर होती क्या है, जैसे मेटाबॉलिज्म रेट, बेसल मेटाबॉलिज्म जो होता है बीएमआर, वो होता क्या है, तो वो आप देख लो कि वो क्या होता है। एक मिनट बच्चे, एक मिनट रुक जाइए आप लोग। देखिए यही होता है, एक मिनट रुकिए। दिख रहा है ना आप लोगों को, ऐसा तो नहीं कि दिखता नहीं। आधारी चयापचय आप यही पढ़े ना, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट, दर आगे लिख गई है जिसे रेट कहते हैं। आधारी चयापचय यही बढ़ रहा था ना, इसी में 7% बढ़ रहा था ना एक फॉरेनहाइट बढ़ने पे। तो देखिए क्या होता है, जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है, कहने का मतलब कि जब आप सोए होते हैं, जब आप क्या होता है, आपकी जो यांत्रिक क्रियाएं होती बंद होती है, आप सोए होते, फिर भी कुछ ऐसी क्रिया, मतलब आप सोए हैं मतलब क्या है, क्रियाशील नहीं है। आपने पढ़ा था ना, पड़ी रेखा क्या होता, क्रियाशील नहीं है, स्थिर है। तो यही करने का मतलब ना, अगर आप उस स्थिति में हैं, मतलब स्थिर हैं, आप स्थिति में हैं, फिर भी आपकी कुछ ऐसी क्रियाएं हैं जो होती रहती, जैसे हृदय का धड़कना, मतलब जो आपके आंतरिक अंग है वो अपने कार्य करते रहते हैं। उनके लिए देखिए, कहने का मतलब, एक मिनट होल्ड करिए बेटा। आधारी चयापचय क्या है, जब व्यक्ति पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में होता है। समझ रहे हैं, मतलब आप न कोई शारीरिक काम कर रहे हैं, नहीं किसी प्रकार का मानसिक काम कर रहे हैं, मतलब आप आराम की स्थिति में है, ठीक है। तब उस समय भी उसके शरीर में अनैच्छिक क्रियाएं होती हैं, आपके जो आंतरिक अंग है। तब भी तो ऐसा नहीं कि आप सो गए तो आपका हार्ट पंप करना, आपका हार्ट जब प्यूरिफाई करना ब्लड का बंद कर देता है, या आपकी जो किडनी है वो फिल्टर करना बंद कर देती है, जो आपकी लीवर है वो ग्लाइकोजन का स्टोर करना, विटामिन ए को बदलना, ये सब चीज़ें, क्या वो रेटिनॉल को, विटामिन का, ये सब चीज़ें वो रोक देता है, चीज़ों को परिवर्तित करने की क्रियाओं को रोक देता है। तो आप कहेंगे नहीं मैम वो नहीं रोकता है। उन्हीं क्रियाओं को क्या कहते हैं, तो अनैच्छिक क्रिया कहते हैं, जैसे हृदय धड़कना, रक्त का परिसरण, भोजन का पाचन, अवशोषण, उपापचयन, मूत्र का उत्सर्जन, सांस लेना छोड़ना आदि क्रिया निरंतर निर्बाध गति से चलती रहती हैं। इन क्रियाओं को संपन्न करने के लिए आंतरिक अंग सदैव क्रियाशील रहते हैं। जैसे मैंने बताया ना, आंतरिक अंग जो इस कार्य करते हैं, परंतु इन क्रियाओं को करने के लिए ऊर्जा व्यय होती है। क्या होती है, आपकी एक एनर्जी व्यय होती है। साथ ही शारीरिक ताप के नियमन में भी ऊर्जा व्यय होती है। आपके शरीर के तापमान को रेगुलेट करने के लिए यही आपकी मस्तिष्क में हाइपोथैलेमस पाया जाता है, जो क्या करता है, आपकी बॉडी के तापमान को नियमित करता है, नियंत्रित करता है। अतः इन ऐच्छिक क्रियाओं को करने में तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी ऊर्जा, अनैच्छिक क्रियाएं क्या कर गई, हृदय का धड़कना, रक्त का परिसंचरण, भोजन का पाचन, अवशोषण, उपापचय, मूत्र का उत्सर्जन, सांस लेना छोड़ना, ये जो आपके आंतरिक अंग जिन कार्यों को कार्य करते हैं, अब इतने शब्द एक शब्द में समझ लेना, जो मेरे इंटरनल पार्ट्स जो कार्य करते हैं, अगर उनको, उनकी बात कर रहा है, और शरीर के ताप, जैसे आप कह रहे हैं मेरी बॉडी का टेम्परेचर 98.6 है या 98.4 है, उसको नियमित करने में आपकी जितनी ऊर्जा
ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसे ही क्या कहते हैं, आधारी चयापचय दर कहते हैं। अब आप समझ गए इस बात को। देखिए इसको परिभाषा में क्या लिखा है, पूर्ण लिखा है। वैसे पूर्ण शारीरिक एवं मानसिक विश्राम की स्थिति में एक व्यक्ति के शरीर में अनैच्छिक क्रियाओं को तथा शरीर ताप के नियमन में जितनी मात्रा में ऊर्जा व्यय होती उसे ही क्या कहते हैं, आधारी चयापचय कहते हैं। देखो ऊर्जा की बात हो रही है, ऊर्जा व्यय हो रहा है, वो क्या आधारी चयापचय है। और अगर एक डिग्री आपके 1 फ़ारेनहाइट आपके बॉडी का टेम्परेचर बढ़ा तो 7% आधारी चयापचय दर बढ़ गई। मतलब आपको जितनी आप एनर्जी इंटेक कर रहे थे, ले रहे थे, ग्लूकोज मतलब सॉरी जैसे जो आप भोज्य पदार्थ ले रहे थे उसमें जो कैलोरी ऊर्जा आप प्राप्त करते उसमें 7% और ऐड करिए कि उसको आपको 7% और एनर्जी की अब ज़रूरत हो गई है। क्यों? क्योंकि आपका जो आधारी चयापचय दर है वो बढ़ गया है। जो अनैच्छिक क्रियाओं को ताप के नियमन में ऊर्जा की जो आवश्यकता थी अब उसकी आवश्यकता ज़्यादा हो गई है। कितनी हो गई है? तो 7% ज़्यादा हो गई है। ठीक है, अब हम आशा करते हैं कि चीज़ आपको क्लियर हो गया होगा। अब तापमान कैसे बढ़ा तो आप बताएंगे मैडम जो उपापचय दर की जो क्रियाएं होती, उपापचय मतलब क्या, मेटाबॉलिज्म, ठीक है ना। उपापचय की क्रियाओं में 2 मैम क्रियाएं होती, एक क्या होता है, कैटाबॉलिज्म होता है और दूसरा क्या होता है मैडम, एनाबॉलिज्म होता है। ठीक है, एनाबॉलिज्म होता है। तो इसमें क्या होता है, आप भोज्य पदार्थ लेते हो, क्या करते हो, भोज्य पदार्थ लेते हो, भोज्य पदार्थ लेकर सबसे सरलतम रूप में पहले उसको क्या करते हो, भोज्य पदार्थ जब आप इंटेक करते हैं वो जो क्या होता है, जब सबसे सरलतम रूप में, अपने सबसे सरलतम रूप में जब टूट जाता है तो उसे ही क्या कहते हैं, आपने भोज्य पदार्थ लिया, भोज्य पदार्थ लेने के बाद जब वह सबसे सरलतम मतलब ग्लूकोज, एमिनो एसिड, फैटी एसिड जब इसमें टूट जाते हैं ना सबसे सरलतम रूप में टूटते हैं, किस क्रिया में, तो आप बताएंगे केटाबॉलिज्म में। एनाबॉलिज्म में क्या होता है तो आप बताएंगे कि इसमें क्या होता है कि शरीर में निर्माणकारी क्रिया होती है। मतलब जो यहाँ से एनर्जी निकली टूटे तो जो एनर्जी निकली उसके क्या होता है, फिर शरीर में निर्माणकारी क्रिया होता है, किसके, उसी एनर्जी से, वो जो आप ग्लूकोज लिए, वो जो आप एमिनो एसिड लिए, उसी से शरीर निर्माणकारी क्रियाएं होती हैं। शरीर निर्माण का मतलब क्या होता है, आपने कहा प्रोटीन की आवश्यकता होती है। प्रोटीन क्या करता है, शरीर के निर्माणात्मक कार्यों को करता है, ध्यान देता है। ठीक है, तो वही चीज़ शरीर की निर्माणात्मक क्या होती है, क्रियाएं होती हैं। तो उसमें कौन कौन सी क्रियाएं हैं, तो बहुत सारी, जैसे तंतु का, मांसपेशियों का क्षरण होते रहता है ना, कोशिकाएं टूटती रहती हैं, मांसपेशियों का क्षरण होना, रक्त का बनना, फिर क्या कहेंगे, ग्लाइकोजन का निर्माण, अस्थियों का निर्माण, दांतों का, ये क्या है, उपापचय। तो यही अगर इन दोनों क्रियाओं में बैलेंस बिगड़ा, मतलब क्या, संतुलन बिगड़ा तो क्या होगा आपको, तो आपको हो जाएगा बुखार। समझ गए, तापमान आपकी बॉडी का, देखिए आपका तापमान बढ़ जाएगा। अगर आपने जितना मतलब भोज्य पदार्थ लिया उसको सरल रूप में तोड़ा, लेकिन उतना क्या हुआ, शरीर द्वारा अगर उपयोग नहीं किया गया तो आपकी बॉडी का तापमान क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। आपकी बॉडी क्या हो जाएगी, गर्म हो जाएगी। उसे ही क्या नाम देते, तो आप कहेंगे मैम बुखार। अब जाके आप लोगों को समझ में आया और आप आधारी चयापचय दर भी समझ गए होंगे। ठीक है, अब तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। बेसल मतलब बॉलिज्म रेट 1 फ़ारेनहाइट पे 7% बढ़ा। आप इस चीज़ को समझ गए ना। जो आपकी क्या होती है, अगर आप पूर्ण अवस्था आप मतलब शांत हैं, स्थिर है, कहने का मतलब सो गए हैं, तो क्या आपके जो आंतरिक अंग कार्य करते हैं प्लस आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर को रेगुलेट करते हैं, इनमें जो ऊर्जा व्यय होती है उन्हीं ऊर्जा को क्या कहते हैं, व्यय होने की जो दर होती है उसे ही क्या कहते हैं, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं। समझ में आया, आधारी चयापचय दर कहते हैं। उसमें अगर आपने 1 फ़ॉरेन आपका तापमान बिगड़ा, कहने का मतलब आपकी एनाबॉलिज्म, केटाबॉलिज्म जो क्रिया है आपकी उपापचयी क्रियाओं में अगर बैलेंस बिगड़ा तो क्या होगा, आपका तापमान बढ़ेगा। अगर आपका तापमान बढ़ेगा, बना दूँ, ऐसे लिख दूँ, क्या हुआ आपके मतलब उपापचय क्रिया लिख दो, उपापचय क्रिया तो क्या बताया, 2 कैटाबॉलिज्म और क्या, एनाबॉलिज्म। ठीक है, इनमें क्या, संतुलन क्या हुआ, बिगड़ गया, संतुलन बिगड़ रहा है। सही है, संतुलन क्या हुआ,
बिगड़ गया। तो इससे क्या होगा, आपके बॉडी का क्या होगा, तापमान बढ़ा। इन चीज़ों को देखो रिलेट कर रहे हैं और समझना, आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा। तापमान बढ़ा तो क्या कहें उसे, बुखार कहें, ठीक है कि। और अगर बुखार कहें और आपकी बॉडी का तापमान बढ़ा तो कितने, मतलब अगर 1 फ़ारेनहाइट बढ़ गया, 1 फ़ारेनहाइट बढ़ गया आपका, तो आपका 7% आधारी चयापचय की दर बढ़ गई। कितनी, आधारी चयापचय की दर बढ़ गई। और आधारी चयापचय क्या होता है, तो अनैच्छिक आंतरिक अंगों द्वारा अनैच्छिक कार्यों का करना और ताप को, बॉडी के ताप को नियंत्रित करने में जितनी ऊर्जा की आवश्यकता होती है उसी दर को क्या कहते हैं, आधारी चयापचय दर, मेटाबॉलिज्म रेट कहते हैं, समझे। तो वही यहाँ से देखिए रिलेट हुआ। पहले आपका क्या असंतुलित हुआ, तो आपकी उपापचयी दर असंतुलित हुई, जिसमें भोजन आप इंटेक कर रहे थे सरल रूप में टूट रहा था। एनाबॉलिज्म में क्या हो रहा था, वो शरीर के निर्माणकारी कार्यों में यूज हो रहा था। जब उसमें असंतुलन बिगड़ा तो आपकी बॉडी गर्म हुई, आपकी बॉडी का टेम्परेचर बिगड़ा, तो आपकी बॉडी क्या होगा, तापमान बढ़ा आपकी बॉडी का। तो तापमान बढ़ने को आपने कह दिया बुखार। बुखार में क्या हुआ, तो आपकी जैसे ही बॉडी 1 डिग्री फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ा, आपका 7% क्या हो गया, आधारी चयापचय दर बढ़ गई। अब नंबर आता है आधारी चयापचय दर क्या है, तो आप बोलेंगे वही हमारी बॉडी जो आंतरिक अंगों द्वारा अनैच्छिक कार्य, जिसकी हमारी इच्छा से जो कार्य न हो रहा, जो हमारी अंगों द्वारा अनैच्छिक कार्य करते हैं आंतरिक अंगों द्वारा, मतलब आप किसी भी वो आपके जगने का, आपके सोने का नहीं था, उनकी एक लाइफ ड्यूरेशन होती है कि 60 साल जियोगे, 70 साल जियोगे, 80 साल जियोगे, 90 साल जियोगे, तब तक अगर वो अंग आपके सही है आपकी आयु उतनी ज़्यादा होगी और आप जियोगे। अगर किसी दुर्घटना में आपकी मृत्यु नहीं होती है तो वही कहने का मतलब उन अंगों में जो ऊर्जा लग रही है प्लस आपकी बॉडी के जो टेम्परेचर को नियंत्रित करने में ऊर्जा लग रही है, उसमें क्या हो जाएगा, क्योंकि तापमान क्या होता है, तापमान आपकी बॉडी के तापमान को नियंत्रित कर रहा है, तो आपका बॉडी संतुलित है। जहाँ ये बिगड़ा तो ये बिगड़ा, ये बिगड़ा तो 7% ऊर्जा की आवश्यकता ज़्यादा आपको हो गई। इतनी चीज़ें आज मैं आशा करती हूँ कि आपको फिर से, अगर जिसको नहीं क्लियर होगा, आज उन लोगों को क्लियर हो गया होगा। समझ में आई बात। तो चलिए अब आगे स्टार्ट करते हैं। तो आगे क्या आपको देखना है, आपको देखना है आगे टाइप ऑफ फीवर, बुखार के प्रकार। बुखार कितने प्रकार के होते हैं, तो ज्वर की तीव्रता के आधार पर इन्हें मुख्यतः 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। ज्वर की तीव्रता मतलब अधिकता के आधार पर, किसमें कम आता है किसमें ज़्यादा आता है, तो ज्वर की तीव्रता के आधार पर मुख्यतः इन्हें 2 वर्गों में विभाजित किया गया है। एक क्या होता है, तीव्र ज्वर, एक्यूट फीवर कहते हैं, मतलब बहुत तेज आएगा और जितना तेज आएगा उतना ही तेज वो चला भी जाएगा, ठीक है। और दूसरा क्या होता है, दीर्घकालीन जल, जिसे क्रॉनिक फीवर कहते हैं। ये क्या होता है, ये धीरे धीरे आता है, कम टेम्परेचर में आता है, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। अब इन दोनों को देख लीजिए आप। यह अल्पविधि शॉर्ट टाइम फीवर का बुखार होता है, जैसे आपने पास्चुराइजेशन में पढ़ा था ना, HT वैसे ही कह रहे हैं। क्या होता है, हीट मतलब टेम्परेचर, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, तो वही इसी चीज़ को आप ऐड करना। हाई टेम्परेचर तो बहुत तेज बढ़ा, लेकिन कितने समय के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। जो पास्चुराइजेशन का HT फार्मूला है ना, वो क्या होता है, इस एक्यूट पे लागू होता है। हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम मतलब कहने का कि बहुत तेज बढ़ा। देखिए एक ट्रिक है, पकड़ लीजिएगा, HT का फार्मूला ये एक्यूट में लगता है। एक्यूट किसी भी, बहुत अभी आगे आप पढ़ेंगे ना, बहुत चीज़ों का तीव्र रूप, मतलब एक्यूट जो होता है, से एक्यूट फीवर पढ़ेंगे, फिर एक्यूट रेनल क्या कहते हैं, किडनी फेल्योर पढ़ेंगे आप, बहुत चीज़ें, हार्ट में ऐसी चीज़ें पढ़ेंगे। तो वहाँ पे चीज़ें समझ लेना कि वो कम समय के लिए होता है, लेकिन क्या होता है, इफेक्ट ज़्यादा होता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, हाई टेम्परेचर शॉर्ट टाइम, मतलब आपका टेम्परेचर बहुत तेज बढ़ा, और जितनी तेज बढ़ा उतनी तेज क्या होता है, बुखार तीव्रता बहुत अधिक होती है, अर्थात बुखार तेज होता है। शरीर का तापमान 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक हो जाता है। उदाहरण सर्दी, जुकाम, चिकन पॉक्स, निमोनिया, चेचक, आर्द्र ज्वर और टाइफाइड। आपने देखा था ना कि बुखार कई स्थितियों में हो रहा था, जीवाणुओं द्वारा, विषाणुओं द्वारा, पैरासाइट्स द्वारा, बॉडी के किसी स्पेसिफिक बीमारी के द्वारा, आपके कोई अंग पे चोट लग जाने की वजह से, कई कारणों से हो रहा था। और इसका सबसे बड़ा लक्षण कि आपके बॉडी में किसी संक्रामक बीमारी का प्रवेश हुआ है, तो उसका पहला लक्षण क्या, आपको बुखार आना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है।
तो वही चीज़ कहा जा रहा है कि जो तीव्र ज्वर होता है, जैसे आपको सर्दी होती है तो बुखार हो गया, 3 दिन तक लोग कहते हैं सर्दी का असर 3 दिन है, तो 3 दिन तक आप बुखार में, जैसे ही सर्दी खत्म है उतर गया। चिकन पॉक्स, जैसे ये छोटी माता बड़ी माता जो ये होती है ना चिकन पॉक्स, ये जो बॉडी पे छाले पड़ जाते हैं बचपन में अक्सर होते हैं, इसके टीके भी लगते हैं। तो जब ये चिकन पॉक्स होता है तो क्या होता है, तब भी आपको जितने 7 डेज अगर वो है, इसका एक टाइम ड्यूरेशन होता है, उतने दिन आपको क्या होगा, या 1-2 दिन तीव्र बुखार रहता है। इसमें निमोनिया हो गया, चेचक हो गया, आंत ज्वर हो गया और टाइफाइड हो गया, किसके अंतर्गत आते हैं, तीव्र ज्वर के अंतर्गत आते हैं। इस चीज़ को आप याद रखिएगा कि सर्दी जुकाम, चिकन पॉक्स, निमोनिया, चेचक, आंत ज्वर और टाइफाइड में क्या होता है, टाइफाइड में क्या होता है, आपकी बॉडी में तीव्र ज्वर, एक्यूट फीवर आता है। वो कुछ टाइम के लिए आता है, शॉर्ट टाइम, उसका क्या होता है, शॉर्ट टाइम होता है, लेकिन बहुत तेज होता है। तो कितना तेज होता है, 104 से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक होता है। सोचो आपकी बॉडी का टेम्परेचर कितना था, तो आप बोलेंगे मैम 98 नॉर्मल होता है, और 98 के बाद क्या होगा, 99, 100, 1, 2, 3, 4, आपकी बॉडी का सोचो मेटाबॉलिज्म आधारित चयापचय दर कितनी बढ़ गई, 7 से 14, 7 तरीके कई 7 को 28, 7 पच्चीस 35, अच्छा 42, मतलब सोचो 42 कितना हो गया, 42% आपकी बॉडी का टेम्परेचर आधारित चयापचय दर बढ़ गई, क्योंकि एक फ़ारेनहाइट टेम्परेचर बढ़ा तो 7% आधारित चयापचय दर बढ़ गई, और जब बुखार इतने परसेंट हो गया तो 42% आधारित चयापचय दर बढ़ गई। ठीक है। दीर्घकालीन ज्वर, दूसरा क्या है, क्रॉनिक फीवर। इस प्रकार के ज्वर में बुखार की तीव्रता कम होती है। इसमें क्या होता है, बुखार की तीव्रता कम होती है, लेकिन क्या होता है, ये लॉन्ग टाइम तक चलते रहता है, परंतु बुखार काफ़ी लंबे समय तक चलता रहता है, यह कई महीनों तक रहता है। जैसे राज्य क्षमा, जिसे ट्यूबरकुलोसिस टीबी कहते हैं, की स्थिति में कई वर्षों तक चलता है। टीबी, ट्यूबरकुलोसिस, इसे क्षय रोग या राज्य क्षमा भी कहते हैं। अब आप समझ गए बुखार कितने टाइप, 2 टाइप, एक तेज एक्यूट जिसे कहते हैं, और एक क्रॉनिक होता है जिसे क्या कहते हैं, दीर्घ कहते हैं। जो एक्यूट होता है उसका HTST रखना, ये हाई टेम्परेचर होता है, शॉर्ट टाइम के लिए होता है, और टेम्परेचर कितना होता है, तो आप कहेंगे 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट। मान लो अगर क्वेश्चन आया कि आपकी बॉडी का टेम्परेचर 104 से 105 डिग्री फ़ारेनहाइट है, तो आप प्रतिशत पे बताइए कि आपके आधारित दर कितना बढ़ेगा, तो आप अंदाज़ा लगा लेना, वहीं से मल्टीप्लाई कर लेना कि अगर 1 डिग्री बढ़ा तो 7 हुआ, तो क्या करेंगे, जितना बढ़ा तो 7 गुणे इतना कर लेना, 6 है या 7 है तो 7 गुणे 6 कर देना, जो आंसर आएगा वही आपका क्या हो जाएगा, आधारित चयापचय दर में वृद्धि होगी उतने प्रतिशत की। ठीक है। फिर नेक्स्ट है दीर्घकालीन ज्वर। तो इस प्रकार के ज्वर में बुखार तो आता है कम तीव्रता से, लेकिन क्या होता है, लॉन्ग टाइम तक बना रहता है। जैसे टीबी जिनको हो जाती है 6 महीने उसकी एक दवा चलती है, मान लो बहुत लोगों का अगर ज़्यादा प्रॉब्लम है, फेफड़े वगैरह लंग्स ज़्यादा, तो उनकी लॉन्ग टाइम तक दवाई चलती है, तो उनको बुखार क्या होता है, आते रहता है। इसलिए कहते हैं उनको चावल ना खाओ, ठंडी चीज़ें ना खाओ, गर्म रखो बॉडी को, चेचे जैसे कह सकते हैं ये मतलब मांस वगैरह का सेवन करो, क्या होता है, तो ये होता है क्योंकि उनका क्षय होते रहता है, उनकी बॉडी में ना क्षय होते हैं, उनके क्या होते हैं, फेफड़े को क्या, वो फेफड़े को इफेक्ट करते हैं जो ट्यूबरकुलोसिस होते हैं। तो वो क्या करते हैं, वो उनकी फेफड़े को क्षय करते हैं, तो इसमें प्रोटीन ज़्यादा जरूरत होती है क्योंकि उनका क्षय हो रहा है ना, तो उनको बॉडी को निर्माण के लिए उनको क्या होता है, जरूरी होता है। और बुखार है तो वैसे भी आपकी बॉडी क्या होगी, बॉडी में क्या होगा, असंतुलन है, तो वही कहने का मतलब प्रोटीन की ज़रूरत ज़्यादा होती है और गर्म होता है, इसलिए लोग ज़्यादा वो कहते हैं कि एग वगैरह खाना चाहिए। आपने इतनी चीज़ समझ ली। अब आता है ज्वर में चयापचय, मेटाबॉलिज्म इन फीवर। मैंने आपको बताया था चयापचय क्या होता है, चयापचय की दर को आप समझ लिए हैं, तो आगे देखिए चयापचय दर क्या होती है। ज्वर की स्थिति में शरीर में कोई शारीरिक तथा जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। कई शारीरिक तथा जैव रासायनिक परिवर्तन होते हैं। ये परिवर्तन निम्नलिखित है, मतलब कहने का कि शारीरिक परिवर्तन तो होता ही है, आपकी बॉडी में कोई नई चीज़ घुस गई, वो भी बैक्टीरिया घुस गई, कोई वायरस घुस गया, तो वो अपना कार्य करेगा, WBC उससे लड़ रहा है, वो भी शिथिल पड़ा, तो फिर आपके क्या होगा, आपकी बॉडी में जब कोई नई चीज़ घुसी है तो वो भी तो अपना प्रभाव छोड़ेगी। मान लो आपके पास एक वाइट कलर, मतलब मान लो वाइट कलर का दूध है, अगर आप में उसने ब्लू कलर डाला तो क्या वो वही रहेगा, नहीं, वो धीरे 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 अगर आप चम्मच से घोलोगे तो क्या होगा, धीरे नहीं भी घोलोगे तो धीरे 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 क्या होगा, वो अपना रंग उस पर असर छोड़ते ही जाएगा। तो वही बात है कि क्या, जब आपके बॉडी में किसी का भी अटैक हुआ या लॉन्ग टाइम की वजह से कोई चीज़ हो गया, तो क्या होगा, आपकी बॉडी की जो ये मतलब कह सकते हैं कि जैव रासायनिक परिवर्तन तो आएंगे ना, बायोकेमिकल जो मतलब कह सकते हैं परिवर्तन, तो वो स्टार्ट हो जाएंगे। तो देखिए क्या होता है, तो शरीर का आधारित चयापचय दर, बेसल मेटाबॉलिज्म रेट BMR में वृद्धि हो जाती है। शरीर का 1 फ़ारेनहाइट तापमान बढ़ने पर 7% तक BMR बढ़ जाता है।
कब? ज्वर की स्थिति में। क्योंकि क्या होता है, क्यों? तो शरीर में कुछ शारीरिक, कुछ जैविक क्रियाएं होती हैं जिनमें क्या हो जाता है, उनका मतलब बदल जाता है। वो जो क्रियाएं सामान्य रूप से चल रही थी, अब वो सामान्य न होके वो असामान्य है, या कुछ उसमें चेंजेस आ गए। किसके कारण? तो जिसके संक्रमण का असर पड़ा, उस बीमारी का असर पड़ा, उस कह सकते हैं विषाणु का असर पड़ा, उस जीवाणु का असर पड़ने के कारण। तो 1% आपका तापमान बढ़ा बॉडी का, तो आपकी उपापचयी क्रिया पे प्रभाव पड़ा, उपापचय की क्रिया पे प्रभाव पड़ा, तो क्या हो गया, बीएमआर कितना बढ़ गया? तो आप कहेंगे मैम 7% बढ़ गया। ठीक है। दूसरा क्या प्रभाव पड़ता है बुखार होने की वजह से? एडिपोज तंतुओं का क्षय होने लगता है। आपकी स्किन की जस्ट नीचे ये टिश्यूज होते हैं। ठीक है। लॉस ऑफ एडिपोज टिश्यू, बुखार की स्थिति में शरीर के एडिपोज तंतुओं तथा यकृत में संग्रहित ग्लाइकोजन का भंडार कम हो जाता है। ग्लाइकोजन क्या होता है? आप जो ग्लूकोज इंटेक करते हो, कार्बोहाइड्रेट लेते हो, तो जब आपको कार्बोहाइड्रेट मतलब आवश्यकता से अधिक होता है तो ये आपके यकृत में, जिसे लीवर कहते हैं, और आपकी मांसपेशियों में क्या होता है, ये जमा हो जाता है। ठीक है। ये कितना क्या होता है, जमा हो जाता है। जब आपको बुखार हो जाता है तो उसका भंडारण मतलब जमा होने की जो प्रोसेस है वो कम हो जाती है। और इनका यूज़ कब होता है? तो जब आप कभी व्रत किए हो, जब आपकी बॉडी, आप कुछ खा नहीं पा रहे हो, तो आपकी बॉडी कहते हैं यार व्रत करे हैं इतने दिन का, लेकिन कैसे हैं? तो कैसे हैं? उनके बॉडी में जो ग्लाइकोजन है ना मांसपेशियों के नीचे और यकृत में, वही क्या कर रहा है, उनकी ऊर्जा को बनाए हुए है। ठीक है। वो क्या हो रहा है, ग्लाइकोजन क्या हो रहा है, ग्लूकोज में टूट रहा है। और आपको पता है ग्लाइकोजन जब ग्लूकोज में टूटता है तो उसे कौन सी क्रिया कहते हैं, आपको पता है? तो उसको ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। ग्लूकोज का देखो ये भी एक फंक्शन है, एग्जाम में आ सकता है। ये एडिपोज तंतुओं का तो क्षय हो रहा है, तो कहने का मतलब ये ग्लाइकोजन का भंडारण था। ठीक है। अब ये ग्लाइकोजन क्या है, ग्लूकोज में बदल के एनर्जी दे रहा है बॉडी को। ठीक है। तो ग्लाइकोजन का जब भंडारण मतलब ग्लाइकोजन जब टूटता है ग्लूकोज में, तो उसे क्या कहते हैं? तो उसे कहते हैं ग्लाइकोजिनोलाइसिस। क्या कहते हैं? ग्लूकोज का ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में, हमारी बॉडी ग्लूकोज अवशोषित करती है, ग्लाइकोजन थोड़ी अवशोषित करती है। तो फिर इसीलिए ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज ग्लाइकोजन बनाया, और ग्लाइकोजन फिर क्या करा, ग्लूकोज बना रहा। तो ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में परिवर्तित होना कौन सी प्रक्रिया कहलाती है? परिवर्तित होना क्या कहलाती है? तो आप बताएंगे ग्लाइकोजिनोलाइसिस। समझ आया आपको? क्या कहेंगे? ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहेंगे। इस चीज़ को याद रखिएगा। तो यहाँ पे दिया हुआ है कि क्या, ग्लाइकोजन का भंडारण कम हो जाता है, अतः एडिपोज तंतुओं की मात्रा कम हो जाती है। जो मांसपेशियों के नीचे भी जमा हुआ उसकी भी मात्रा कम हो जाती है। लंबे समय तक बुखार रहने पर इन तंतुओं का नाश हो जाता है। परिणामतः व्यक्ति क्या हो जाता है, निर्बल हो जाता है। प्रॉपर क्या होता है, प्रॉपर तरीके से ग्लाइकोजिनोलाइसिस की प्रक्रिया प्रोसेस होती रहती है, जिससे क्या होता है, जो आपके मांसपेशियों के अंदर भंडारण है ग्लाइकोजन का, जो आपके यकृत में भंडारण है, उनका क्या होता है, वो टूटने लगते हैं। इसी क्रिया क्या कहते हैं, ग्लाइकोजिनोलाइसिस कहते हैं। और आपकी बॉडी क्या हो जाती है, निर्बल होकर कमजोर हो जाती है। ठीक है। किसमें ये इफेक्ट दिख रहा है? तो आप कहेंगे मैम जब किसी भी मानव को, किसी भी व्यक्ति को, किसी भी पर्सन को यदि बुखार हो गया है तो उसमें क्या होता है, ये चयापचय पे ये असर पड़ता है। ठीक है। मेटाबॉलिज्म पे यही असर पड़ता है कि शरीर का आधारित चयापचय दर बढ़ जाती है, एडिपोज तंतुओं का क्षय होने लगता है, ग्लूकोज का जो भंडारण होता है वो क्या होता है, ग्लाइकोजन के रूप में बॉडी में होता है, तो ग्लाइकोजन फिर ग्लूकोज के रूप में टूटने लगता है। तभी तो आप दुबले होते हैं, आपकी बॉडी के नीचे इकट्ठा है तो आप हट्टे कट्टे दिखे, कहते फैटी एसिड हो गया। मतलब फैटी का मतलब जब उसकी सामान्य मात्रा 500 शायद बॉडी और लीवर मिलके इकट्ठा रहता है 550, लेकिन जब वही क्या होता है कि जब उससे ज़्यादा उसका क्षय, भाई वो भी तो खत्म हो रहा है, तो आपकी बॉडी निर्बल पड़ जाएगी, निर्बल हो जाएगी। नेक्स्ट है प्रोटीन का चयापचय में वृद्धि। देखिए बुखार की अवस्था में आपकी क्या, कुछ सेल्स टूट रहे हैं, कुछ क्षति हो रही है, तो इनका काम, इनको नया निर्माण की कार्य कौन करता है? तो आप बोलेंगे मैम प्रोटीन का कार्य होता है। बॉडी में क्या निर्माणात्मक कार्य, सुरक्षात्मक कार्य किसका कार्य होता है? तो प्रोटीन का कार्य होता है। तो बुखार की अवस्था में प्रोटीन का चयापचय, मेटाबॉलिज्म बढ़ जाता है, विशेषकर टाइफॉइड, मलेरिया, पोलियोमाइलाइटिस रोग में। ध्यान दीजिएगा, बुखार की अवस्था में प्रोटीन का चयापचय का मतलब कैटाबॉलिज्म, एनाबॉलिज्म, जो दोनों क्रियाएं हैं ना वो बढ़ जाती, जल्दी जल्दी ये होने लगता है। विशेषकर किस, अगर आपको टाइफाइड हो गया है, आपको मलेरिया में बुखार, टाइफाइड बुखार हो गया, कोई ये क्या है, बुखार के टाइप
के अंतर आते हैं। ऐसे दो तो आप जान रहे, तीव्र और ज्वर, लेकिन इसमें भी क्या होता है, ज्वर होता है। जो टाइफाइड में होने वाले ज्वर, मलेरिया में होने वाले ज्वर और पोलियो में होने वाले ज्वर में प्रोटीन का चयापचय में वृद्धि होती है, याद रखिएगा। उपरोक्त रोगों की दशा में प्रोटीन का चयापचय अधिक होता है, जिसके कारण अमोनिया गैस का निर्माण होता है। क्या होता है, अमोनिया का, ज़्यादा प्रोटीन लेंगे तो ज़्यादा अमोनिया बनेगा ना। नाइट्रोजन, जब वो नाइट्रोजन टूटता है तो यूरिक एसिड जब मतलब जब यूरिक एसिड में, और यूरिक एसिड में क्या होता है, जब कुछ टाइम तक उस पर क्रियाएं हो जाती है ना ऑक्सीजन की, तो वो अमोनिया में बदल जाता है। तो वही क्या होता है, अमोनिया गैस का निर्माण होता है। आपने कहते हैं अगर आपको टॉयलेट आई है, यूरिन है, तो उसको जल्दी से पास कर देना चाहिए, उसको स्टोर नहीं करना चाहिए। यूरिक वो क्या होगा, ये अमोनिया में बदल जाता है, और वो अमोनिया क्या होता है, हमारे लिए घातक होता है। इसीलिए लोग कहते हैं कि किसी को भी पेशाब लगी हो तो उसे रोक करके नहीं रखना चाहिए, ठीक है। यह अमोनिया गैस यकृत में यूरिया में बदल जाता है, जिसका निष्कासन गुर्दे के द्वारा होता है। अतः गुर्दे को अधिक कार्य करना पड़ता है। परिणामतः गुर्दे जल्दी थक जाते हैं तथा उनकी कोशिकाएं निष्क्रिय होने लगती है, मतलब काम ठीक से किडनी तब नहीं करती है, ठीक है। ज़्यादा प्रोटीन लेना पड़ता है, ज़्यादा प्रोटीन लेते हैं तो क्या होता है, अमोनिया ज़्यादा बनता है। ज़्यादा अमोनिया बनता है तो क्या होता है, उसको फिर जब अमोनिया बनता है फिर वो क्या करता है, गुर्दे के द्वारा निष्कासित होने लगता है। तो फिर क्या होता है, गुर्दे को ज़्यादा काम करना पड़ता है, तो उसकी कोशिकाएं धीरे धीरे क्या होती है, निष्क्रिय होने लगती हैं, ठीक है। श्वसन क्रिया का बढ़ना, इंक्रीज इन रेस्पिरेशन रेट। बुखार में श्वसन क्रिया काफ़ी तेज हो जाती है। श्वसन के माध्यम से शरीर से कुछ मात्रा में जल भी जलवाष्प के रूप में निकलता है। इस टाइम देखिए आपको जलवाष्प का सबसे अच्छा उदाहरण मिलेगा कि ठंड आ गई है, अगर आप अपने मुंह से ऐसे कस के हाँ करें, मतलब मुंह खोल के भाप छोड़े, तो क्या होता है, जैसे वेपर की तरह, जैसे जलवाष्प की तरह कुछ उड़ता है, धुआं सा मुंह से निकलता है ना। ठंडियों में ज़्यादा पता चलता है, जैसे धूम होता है कोहरे टाइप का, जैसे जलवाष्प टाइप का। तो वो अभी तो हमको दिखता है, लेकिन वो हमेशा, मतलब वो प्रोसेस हमेशा होती है, कुछ जलवाष्प मुंह से निकलते ही हैं जो वेपर के रूप में, वाटर वेपर के रूप में। तो क्या होता है, वो क्रियाएं बढ़ जाती हैं, ठीक है। वो क्रियाएं क्या बढ़ जाती है, श्वसन क्रिया भी बढ़ जाती है। साथ ही फेफड़े एवं रक्त परिसंचरण संस्थान को भी अधिक कार्य करना पड़ता है। कहने का मतलब सारी जो क्रियाएं होती हैं वो क्या होती हैं, ज़्यादा हो जाती है। क्योंकि अंग क्या, इसमें क्या होती है, कुछ अंतर हो जाते हैं, जैव रासायनिक कुछ परिवर्तन आते हैं, कुछ शारीरिक क्रियाओं में परिवर्तन आते हैं, जिसके एडिपोज तत्वों का क्षय होने लगता है, प्रोटीन का चयापचय में वृद्धि होने लगता है, आधारी चयापचय दर जिसे BMR करते हैं वो भी बढ़ जाता है, श्वसन क्रिया भी बढ़ जाती है, अधिक पसीना निकलता है। तेज बुखार में शरीर से अधिक मात्रा में पसीना निकलने लगता है। जैसे होता है ना, कस के बुखार होता है, फिर बुखार उतर जाता है कुछ टाइम के लिए, जब उतरता है तो क्या होता है, पसीना आने लगता है। तो क्या होता है, ज़्यादा मात्रा में पसीना आता है, ठीक है। तो क्या होता है, आपको ज़्यादा मात्रा में, ऐसे धीरे धीरे करते करते क्या होता है, आपकी बॉडी से सोडियम भी, देखिए पसीने के साथ खट्टा छाली टाइप का लगता है ना, तो आपको क्या होता है, आपके बॉडी से जल और सोडियम क्लोराइड और पोटेशियम लवण भी क्या होता है, निकल जाते। किसके साथ, तो आप बोलेंगे पसीने के साथ। अतः शरीर में जल एवं सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन आदि लवणों की भी कमी हो जाती है। इसीलिए क्या है, कार्बोज जितना आप दे रहे हैं उसकी मात्रा बढ़ा दी जाती है। अगर आप जितना कार्बोज दे रहे हैं उसमें 50% अधिक कार्बोज देना पड़ता है। अगर जितनी आप प्रोटीन दे रहे हैं तो उसमें 50% अधिक प्रोटीन की आवश्यकता होती है। किस टाइम, बुखार के टाइम में, ठीक है। वसा की तो चलो ज़्यादा आवश्यकता नहीं होती, लेकिन इन चीज़ों की क्या होती है, ज़्यादा आवश्यकता होती है। अगर आप 50% ले रहे हैं, अगर आप मतलब ऐसे 50% नॉर्मल आदमी, प्रति सामान्य व्यक्ति 50% अधिक लेता है प्रोटीन, अगर लेकिन उसको क्या हुआ, बुखार हुआ है, तो प्लस 25% और करके 75 ग्राम प्रोटीन की क्या हो जाती है, आवश्यकता हो जाती है। किस वक्त, तो ज्वर की स्थिति में, ठीक है। अभी मैं लिख दूंगी, समझ आ जाएगा। पाचन संस्थान में गड़बड़ी, बुखार के कारण पाचन तंत्र में गड़बड़ियां उत्पन्न हो जाती हैं। किसमें, डाइजेस्टिव सिस्टम जो होता है ना, क्या होता है आपका, जैसे खाना आपने खाया तो खाना फिर क्या होता है, डाइजेस्ट होता है, फिर स्टूल के माध्यम से बाहर निकल जाता है, उसमें के पोषक तत्व तो बॉडी ले लेती है, जिसको क्या होता है, अनेक कार्यों में फिर उसका उपयोग करती है। तो ये क्रियाओं पर क्या होता है, तंत्र क्या होती है, गड़बड़ियाँ उत्पन्न होती है, जिसके कारण भूख ही नहीं लगती है, ठीक है। भूख ही नहीं लगती, इसीलिए आपकी बॉडी को हर चीज़ की, एनर्जी की, प्रोटीन की चीज़ों की मात्रा बढ़ जाती है। तो आपके बॉडी में जो ग्लाइकोजन और ग्लाइकोजन और जो मांसपेशियों के एडिपोज टिश्यू के नीचे जो इकट्ठा हुआ है ग्लाइकोजन, मतलब वसा के रूप में, वो क्या होता है, वही इसीलिए टूटने लगता है, इसीलिए आपकी बॉडी कमजोर हो जाती है। जितनी आप दिखते थे अच्छे खासे। भोजन भी देरी से पचता है, भोजन देखने ही न खाने की इच्छा उत्पन्न होती, नहीं देखने की और नहीं खाने की इच्छा होती है, जी मिचलाता है। किस अवस्था में, तो आप कहेंगे मैम ज्वर की अवस्था में। वमन व चक्कर आता है, वॉमिटिंग एंड नोजिया जिसे कहते हैं आता है। बुखार की स्थिति में भोजन
भोजन नहीं पचता तथा वमन होने लगता है। जी मिचलाता है, डाइजेस्टिव सिस्टम प्रभावित हुआ है तो जी मिचलाएगा, उल्टी आएगी, चक्कर आएगा, एसिड बनते हैं ना, तथा सिर चकराने लगता है। नेक्स्ट क्या, किस स्थिति में सारी ज्वर की स्थितियाँ हैं। नेक्स्ट 8 नंबर है आवश्यक लवणों का विसर्जन। पसीने के माध्यम से शरीर से अधिक मात्रा में सोडियम, जिसे Na कहते हैं, ये इसका क्या है, ये इसका मतलब इसको प्रदर्शित करने का एक कह सकते हैं, ये इसका रासायनिक मतलब एक डिनोट करने का तरीका है, नाम कह सकते हैं। क्लोरीन को किससे प्रदर्शित करते हैं, Cl से। पोटेशियम को किससे, K से, का विसर्जन होने लगता है। मतलब सोडियम, क्लोरीन और पोटेशियम का विसर्जन बॉडी से निकलती है पसीने के माध्यम से, ठीक है। और अगर आप सांस लेते हैं तो क्रिया बढ़ गई तो वाष्प हो निकलता है। इन सब चीज़ों से क्या होता है, ये चीज़ें निकल जाती, विशेषकर पसीने के माध्यम से ये चीज़ें बाहर हो जाती, जिससे व्यक्ति निःशक्त, निर्बल एवं कमजोर हो जाता है। नेक्स्ट है 9 नंबर पोषक न्यूनता जनित रोगों से ग्रस्त हो जाता है। जैसे अब आपकी बॉडी में जब प्रोटीन कम हो गया, आपकी बॉडी शिथिल हो गई, तो आप क्या होंगे, दुबले पतले हो गए, आपकी एनर्जी का, तो आपको पोषण संबंधी ही तो प्रॉब्लम आएगी। और क्या होगा, आपकी बॉडी में प्रोटीन की कमी हो जाएगी, कैलोरी की कमी हो जाएगी। तो क्या हो जाएगा, आपको प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण, पेम, जिसे बच्चों में जो होता है, यदि बुखार संक्रामक रोगों के कारण होता है तो व्यक्ति अधिक कुपोषित होता है। अगर किसी का इन्फेक्शन लगा है, संक्रामक हुआ है, ठीक है, तो छुआछूत जिसे कहते हैं, किसी वजह से वायरल इन्फेक्शन हो गया या बैक्टीरिया कोई इन्फेक्शन हो गया, तो वो क्या कहता है, उसमें व्यक्ति ज़्यादा कुपोषित होता है। अतः वह आप लोग में बहुत लोगों के, हम मानते हैं घर में किसी न किसी मेंबर को कोरोना हुआ रहा होगा, और कोई ना कोई बहुत सीरियस स्टेज में आ रहा होगा। आपको, मेरे मम्मी पापा दोनों लोग को कोरोना हो गया था। मैं बता रही हूँ कि पापा मेरे पहचान में नहीं आ रहे थे, कितने पतले से हो गए थे। सोचो ये इतने पतले से हो गए, सोचिए बॉडी का कितना क्षरण होता है, कितना ह्रास होता है। और वो क्या संक्रमण ही तो है, वायरल इन्फेक्शन ही तो है, एक वायरस ही तो कोविड जिसे होता है, कोरोना क्या है, एक वायरस ही तो है, जिसमें कोविड लोगों को हो रहा था। तो वही चीज़ है कि अतः वह पोषण न्यूनता जनित रोगों का भी शिकार हो जाता है। अविकसित एवं विकासशील देशों के निर्धन लोग प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण से अधिक ग्रस्त होते हैं। इस पर यदि उन्हें संक्रमण के कारण बुखार आता है तो शरीर का बचा खुचा प्रोटीन का भी क्षय हो जाता है, जिसके कारण कुपोषित लोगों, विशेषकर शिशुओं में पेम की स्थिति किस में होती है, प्रोटीन एनर्जी माल न्यूट्रिशन, जिसमें अगर प्रोटीन के साथ एनर्जी भी ह्रास हो रही तो मेरास्मस होता है। बस आपकी बॉडी में अगर प्रोटीन की कमी है तो उसे क्वासियोरकर कहते हैं। तो क्या शिशुओं में, बालकों में, गर्भवती तथा धात्री मात्राओं में, इस चीज़ को ध्यान दीजिएगा। विशेषकर प्रोटीन, कैलोरी, कुपोषण बुखार की वजह से किस में होता है, शिशुओं में संक्रामक के कारण, बालकों में, गर्भवती तथा धात्री में, मतलब जो लैक्टेटिव मदर होती है उनमें, जो प्रेग्नेंट लेडी है उनमें, जो बालक हैं और जो शिशु हैं, ठीक है, उनमें क्या होता है, संक्रामक कुपोषण ज़्यादा होता है कि स्थिति में भयावह एवं दयनीय हो जाते हैं। बुखार के कारण वे इतने अधिक निर्बल हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं, निशक्त हो जाते हैं कि असमय ही उनकी मृत्यु हो जाती है, जिसे कहा जा रहा है कि यमराज के मुंह में चले जाते हैं। यमराज उन्हें, मतलब वही काल के गाल में चले गए। मलेरिया के कारण हजारों लोगों की जानें आती है। मलेरिया भी क्या है, बुखार है ना, ये भी तो मच्छर के काटने से होता है, मादा एनाफिलीज काटने से क्या होता है, मलेरिया के कारण हजारों लोगों की जानें जाती है। अतः बुखार को छोटा एवं साधारण रोग कदापि नहीं समझना चाहिए। कोविड में क्या था, लोगों को बुखार आ रहा था, सांस की प्रॉब्लम हो रही थी, जुकाम हो रहा था, यही तो हो रहा था। उससे क्या हो रहा था कि स्पेसिफिक किसी अंग पे, बॉडी के किसी आंतरिक अंग पे, जो हमारी क्रियाओं को सुचारू बनाया है, जो हमें श्वसन लेने में, जो हमें मतलब होता है ना, ऑक्सीजन के साथ श्वसन लेते, कार्बन डाइऑक्साइड निकालते, उन क्रियाओं को बैलेंस किया हुआ स्पेसिफिक अंग क्या कर, लंग को ही क्या कर रहा था, खराब कर दे रहा था, ठीक है। और व्यक्ति की क्या हो रही थी, ऑक्सीजन की कमी हो रही थी, और क्या हो रहा था, लास्ट में व्यक्ति की मृत्यु हो जा रही थी। बुखार की अवस्था में सभी पौष्टिक तत्वों की मांग दैनिक प्रस्तावित मांग से काफ़ी अधिक बढ़ जाती है। देखिए ये चीज़ मैं पहले बोली थी ना कि सभी चीज़ों की मांग बढ़ जाती है। क्यों, क्योंकि सारी चीज़ों का ह्रास हो रहा है। ग्लाइकोजन, आपने कार्बोज लिया था अधिक मात्रा में, तो वो ग्लूकोज के बाद ग्लाइकोजन में बॉडी में स्टोर हुआ था, तो उसका भी ह्रास होने लगता है। आप प्रोटीन लिए थे तो बॉडी में क्षय की प्रक्रिया बढ़ जाती है, तो निर्माण करने के लिए प्रोटीन भी ज़्यादा ह्रास होने लगता है। आपकी बॉडी से सोडियम, पोटेशियम, क्लोरीन, ये सब चीज़ें सोडियम पसीने के माध्यम से बाहर निकल गई, तो खनिज लवणों का भी ह्रास होने लगता है, ठीक है। आपकी बॉडी से पसीना निकल रहा है तो क्या हो रहा है, आपके जल का भी तो ह्रास हो रहा है, तो जल कौरी, तो आपकी बॉडी से सारी चीज़ों का धीरे धीरे ह्रास होने
होने लगता है, धीरे धीरे कम होने लगती है बॉडी में। व्यक्ति क्या होता है, फलता कमजोर हो जाता है, कुपोषित हो जाता है, लास्ट में अगर ध्यान न दिया गया तो क्या होता है, मृत्यु की गोद में समा जाता है। ठीक है, तो वही चीज़ क्या गया कि कभी सभी पौष्टिक तत्वों की काफ़ी अधिक मांग बढ़ जाती है, जिसका कारण पूर्व में बताया जा चुका है। अतः आहार में सुधार एवं परिवर्तन करना आवश्यक होता है। यदि बुखार की स्थिति में सभी आवश्यक पौष्टिक तत्वों की पूर्ति नहीं की जाती तो शारीरिक कमजोरी बढ़ती जाती है, शरीर में संक्रामक रोगों, इन्फेक्शन डिजीज से लड़ने की क्षमता नष्ट हो जाती है। क्यों WBC लड़ता है? जब सही से ब्लड ही नहीं बनेगा, आपके ब्लड का निर्माण ही नहीं सही से होगा, परिसंचरण तंत्र ढंग से काम ही नहीं करेगा, तो आप क्या होगा, WBC RBC क्या होंगे, आपकी बॉडी से रक्त कम होगा। रक्त में क्या WBC RBC होते हैं, और WBC क्या करता है, प्रतिरोधक क्षमता बढ़ाता है, रोगों से लड़ता है। तो क्या होगा, ये भी तो कम हो जाएगी, इनकी पावर भी तो कम हो जाएगी। फिर धीरे धीरे आपको क्या करेगा, रोग आपके ऊपर हावी हो जाएगा और आपकी मृत्यु होना निश्चित है। ठीक है, अगर आपने ध्यान नहीं दिया तब की मैं अवस्था बता रही हूँ। इसलिए बुखार में दवा के साथ साथ आहार पर भी समुचित ध्यान देना बेहद ज़रूरी है। आज बस इतना ही। अब मैं कल बताऊंगी बुखार में उपचार, ट्रीटमेंट इन फीवर की कितनी कैलोरी लेनी चाहिए, आराम करना चाहिए, कौन कौन सी दवाएं लेनी चाहिए, किन किन चीज़ों का आहार का नियोजन क्या होना चाहिए, किस प्रकार मील की प्लानिंग करनी चाहिए। अब ये कुछ चीज़ें मैं अब कल बताऊंगी और धीरे धीरे कई पार्ट में वीडियो बनेगी, तो कोई बात नहीं है, मैं बताऊंगी, क्योंकि आप ये सोचो कि आपका एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक तो कंप्लीट हो रहा है। तो चलिए, जितना बताई हूँ 5 मिनट में फटाफट उसको क्या करती हूँ, एक बार रिवाइज कर देती हूँ। तो आपने जान लिया यहाँ से कि आपका क्या हो रहा था। तो ज्वर में चयापचय दर की बात हो रही थी। ये ज्वर में नहीं, मैं यहाँ से पहले बता देती हूँ ज्वर के प्रकार से। अब ज्वर तो आप लोग को समझ में आएगा, बुखार भाई किस कारण हो रहा है, तापमान क्या है, आधारित चयापचय दर क्या है, अपचय क्या है, उपचय क्या है, सब चीज़ें मैंने उपचय अपचय सब चीज़ें बता दी। तो मैं आशा करती हूँ कि इतना तो आपको समझ में आएगा। इसमें इतना दिया मैंने, इससे भी ज़्यादा आप लोगों को बता दिया। अब आता है बुखार के प्रकार, टाइप ऑफ फीवर। बुखार के प्रकार, बुखार के प्रकार तो क्या होता है, बुखार जो होता है मुख्यतः तीव्रता के आधार पर। किस आधार पर, तो आप ध्यान रखना, तीव्रता के आधार पर। बुखार कितने प्रकार के होते हैं, तो 2 टाइप के प्रकार होते हैं। मैं इसके अलावा किस किस अंग में होते हैं और कैसे होते हैं उसके आधार पर भी मैं बताऊंगी, आपको कल बताऊंगी। तो बुखार की तीव्रता के आधार पर बुखार क्या होते हैं, 2 होते। एक क्या होता है, तो आप बोलेंगे मैम एक्यूट होता है, और एक क्या होता है, तो आप बोलेंगे मैम क्रॉनिक होता है। ठीक है, 2 होता है। ये क्या होता है, HTST होता है। इसको क्या है, ट्रिक है, इसको याद रख लीजिएगा। ये क्या है, ट्रिक है, जिसका मतलब हाई टेम्परेचर कितने टाइम के लिए, शॉर्ट टाइम के लिए। क्या होता है, आपकी बॉडी का टेम्परेचर कुछ समय के लिए बहुत ज़्यादा हो जाता है। और कितना ज़्यादा होता है, तो 104 डिग्री से लेकर 105 डिग्री फ़ारेनहाइट तक आपकी बॉडी का क्या होता है, तापमान बढ़ जाता है। ठीक है, अब सोच लीजिए आपकी आधारित चयापचय दर कितनी बढ़ गई। अगर आप इसमें गुणा करते हो तो मैं बताई थी 42% दर बढ़ जा रही थी इतने बुखार पे। सोचो आपकी कितनी एनर्जी की आवश्यकता होगी। जब आप भोजन के द्वारा आपके अंग शिथिल पड़ गए हैं और भोजन के द्वारा अगर उस एनर्जी की पूर्ति नहीं होगी, तो जो ग्लाइकोजन और ग्लूकोज जो ग्लाइकोजन आपकी लीवर और मांसपेशियों में इकट्ठा है, उसका क्षय होना तो निश्चित है भाई। वो ऊर्जा देने का काम करेंगे जब तक वो है, जब वो भी खत्म हो जाएंगे तब जाके क्या होता है, आपकी बॉडी पतली दिखती है, दुबली दिखती है, मरेले से दिखते हैं। ठीक है, क्रॉनिक में क्या होता है, जैसे इसमें कौन कौन आता है, तो आप बोलेंगे मैम इसमें सर्दी आ गया, सर्दी हो गया, जुकाम हो गया, चिकन पॉक्स हो गया, और जैसे निमोनिया हो गया, चेचक हो गया, आंत ज्वर हो गया, टाइफाइड हो गया। इसमें क्या होता है, टीबी हो गया। ठीक है, एड्स भी होता है, एड्स में भी बुखार आता है, वो भी लांगी टाइप का। टीबी हो गया, इसमें क्या होता है, बुखार उतर के चढ़ के क्या होता है, लंबे समय तक, वर्षों तक आता है। ठीक है, वैसे ही 6 महीने तक दवाई करना टीबी की ज़रूरी है। इतनी चीज़ आप समझ लें। बुखार की तीव्रता कितनी है, तो 2 टाइप है। बुखार क्या होता है, शरीर का तापमान बढ़ जाता है, किससे, तो सामान्य तापमान से ज़्यादा। ठीक है, अब तापमान क्या होता है वो भी आपको पता हो गया, आधारित चयापचय दर क्या होती है आपको वो भी पता हो गया, उपचय अपचय क्या होता है आपको वो भी मैंने बता दिया, क्योंकि आपको कोई शब्द से कन्फ्यूज़न न रहे। ठीक है, अब आता है कि ज्वर जो होता है बुखार में, आपकी जो BMR है, जो आपकी मेटाबॉलिज्म रेट है, वो क्या करता है, BMR नहीं, मेटाबॉलिज्म रेट जिसे चयापचय कहते हैं, उपचय अपचय का क्या प्रभाव पड़ता है। तो नंबर 1 क्या होता है, शरीर में आधारित चयापचय दर बढ़ जाती है, मतलब BMR
बढ़ जाता है। ठीक है, क्या बढ़ता है? जब बीएमआर मेटाबॉलिज्म जो होता है आपका, जब चयापचय दर की बात हो रही जिसमें कैटाबॉलिज्म और एनाबॉलिज्म दोनों का मिश्रण ही चयापचय कहलाता है, तो क्या होता है अगर उस पर ज्वर से जब उस पर प्रभाव पड़ता है तो शरीर के कुछ अंग, कुछ रासायनिक परिवर्तन होते हैं जिससे बीएमआर बढ़ जाता है। 1 पे कितना बढ़ता है? तो 7% बढ़ जाता है। नंबर दूसरा आता है एडिपोज टिश्यूज का क्या हो जाता है? तो आप कहेंगे एडिपोज टिश्यू का ह्रास होने लगता है। ये क्या होती है? टूटने लगती है। और ग्लाइकोजन का ग्लूकोज में टूटना क्या होता है? ग्लाइकोजीनोलाइसिस होता है। ठीक है, फिर क्या होता है? प्रोटीन का चयापचय में प्रोटीन का भी क्या होता है? ज़्यादा उपयोग होने लगता है। इसके चयापचय में ज़्यादा वृद्धि हो जाती, कटने ज़्यादा जल्दी जल्दी बनता है और ज़्यादा जल्दी जल्दी टूटता है। क्यों? क्योंकि आपकी बॉडी की डिमांड बढ़ी हुई है, इसलिए इसीलिए कहते हैं कि इसमें क्या है? तो इसमें कार्बोज, इसमें प्रोटीन, इसमें फैट तो कम, क्योंकि आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हुई है। अगर फैट ज़्यादा लेंगे, सांद्र रूप होता है वसा का, तो क्या होगा? आपका डाइजेशन तो ऑलरेडी गड़बड़ है, वो और आपको तकलीफ देगा। और खनिज लवण की भी क्या होती है? कमी होने लगती है। कैसे? तो एक तो जल, पसीना निकलता है, जो जल निकलता है, जल के माध्यम से सोडियम निकला, पोटेशियम निकला, क्लोरीन निकला। ठीक है, आपकी बॉडी से इन चीज़ों का क्या हुआ? ह्रास हो गया। तो खनिज लवण के साथ जल निकलना, पसीने के कारण इन चीज़ों का क्या होता है? ह्रास होता है। ठीक है, आप ये चीज़ समझ गए। और आपकी पाचन क्या है? आपकी पाचन शक्ति गड़बड़ हो गई है, आपके उपापचय पर इसका प्रभाव पड़ा है, तब की बात हो रही है। क्या क्या बताया मैम ने? बीएमआर बढ़ जाता है, एडिपोज टिश्यू क्या होते हैं? क्षय होने लगता है, टिश्यू क्या होती है? लॉस होती है। जो प्रोटीन का जो क्या कहते हैं मेटाबॉलिज्म जब क्या होता है और तीव्र बढ़ जाता है, आपकी रेस्पिरेशन की प्रोसेस तेज होने लगती है, अधिक पसीना आता है जिसके साथ पानी और खनिज लवण क्या होते हैं? निकल जाते हैं। पाचन संबंधी गड़बड़ी हो जाती है, पाचन संबंधी क्या होती है? गड़बड़ी हो जाती है। और इसकी गड़बड़ी से क्या होता है? वमन, उल्टी लगता है, चक्कर लगता है। ठीक है, उल्टी लगता है, चक्कर लगता है, जी मिचलाता है, घबराहट होता है, ये सब चीज़ें क्या होती हैं? होती हैं। उसके बाद नेक्स्ट आता है आपका क्या होता है? आवश्यक लवणों का विसर्जन। तो आपको पता है पसीने के माध्यम से होता है, तो उसके साथ जल भी निकलता है। सबके बाद क्या हो जाता है? आपकी बॉडी कुपोषित हो जाती है। सब होने का मेन कारण क्या हो जाता है? आपकी बॉडी कुपोषित हो जाती है। इसका भी क्या होता है? असर किस पे पड़ता है? तो शिशुओं पे पड़ता है। ठीक है, उनको क्या होता है? तो क्वाशेरकर हो सकता है, मिरासमस हो सकता है, एक नई बीमारी जन्म ले सकती है। बालकों को होता है। ठीक है, वो इन्फेंट को था, ये बालकों को था। ये क्या था? जो प्रेग्नेंट लेडी हैं उनको हो सकता है, प्रेग्नेंट लेडी को हो सकता है, और लैक्टेटिंग मदर को भी ये हो सकता। इन्हीं पे इनका प्रभाव ज़्यादा पड़ता है। इन चीज़ों का अगर कमी होती है, तो इन चीज़ों का अगर ज़्यादा प्रयोग, ज़्यादा इफेक्ट, जब जैव रासायनिक परिवर्तन अगर होता है इन स्थितियों में, तो उन पे इसका ज़्यादा असर पड़ता है। और क्या होता है? तब आपकी मृत्यु होने की संभावना रहती है अगर आपने अपना ध्यान नहीं दिया। मलेरिया में क्या होता है? तो आपको मलेरिया में भी बुखार होता है। ठीक है, बुखार में एक चीज़ ध्यान रखिएगा, बुखार में क्या होता है? सभी पौष्टिक, बुखार फीवर में क्या होता है? तो सभी पौष्टिक तत्वों की मांग क्या होती है? बढ़ जाती है। सभी पौष्टिक तत्वों की, अब कल कितनी कितनी बढ़ती है कल बताएंगे। पौष्टिक तत्वों की मांग बढ़ जाती है। ठीक है, जैसे कार्बोज की मांग बढ़ जाती है, प्रोटीन की मांग बढ़ जाती है, खनिज लवण की मांग बढ़ जाती है। वसा की शायद नहीं बढ़ती है, कल क्लियर कर दूंगी, नहीं बढ़ती है, मुझे जहाँ तक याद है, क्योंकि आपका डाइजेस्टिव सिस्टम बिगड़ा है। ज़्यादा वसा लेंगे तो क्या होगा? फिर आपको ज़्यादा दिक्कत होगी। ठीक है, यहाँ तक मैंने आज आपको बताया है। मैं आशा करती हूँ कि आपको समझ में आया होगा। कल मुझे फील हो रहा था कि मेरे बच्चों को शायद न समझ में आया हो, इसलिए आज मैंने फिर से रिवाइज कर दिया। अगर आपको समझ में आता है, मेरी वीडियो अच्छी लगती है, आप मुझके मेरे पढ़ाने से संतुष्ट हैं, तो आप मेरी वीडियो को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब कर सकते हैं। आप लोग मेरी वीडियो देखते हैं, जिसके लिए मैं आप लोगों को नए साल में दिल से खूब ढेर सारा आशीर्वाद और धन्यवाद देती हूँ। मेरी वीडियो देखने के लिए थैंक यू। टेक केयर, अपना ध्यान रखिए।